नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। आपने अक्सर देखा है कि बातचीत होती रहती है कि देश में चुनावी लोकतंत्र खत्म हो गया है। देश में अघोषित इमरजेंसी की बात की जाती है कि किस तरह से देश में घोषणा इमरजेंसी की नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी जैसा माहौल है। और आज मैं आपसे एक किताब के बारे में बात करती हूं, जो कि इमरजेंसी पर ही लिखी हुई किताब है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एमजी देवसायम देवसायम साहब के बारे में आपको बताऊं कि 1977 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, तो वो चुनाव अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे। लगातार वो जेपी से कनेक्टेड रहते थे, उनको एक एक चीजें इमरजेंसी के बारे में पता थी। तो उन्होंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है इमरजेंसी एंड न्यू इमरजेंसी, हु विल डिफेंड डेमोक्रेसी। इस किताब को मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी किताब है। 329 पन्नों की ये किताब है, 3 भागों में बटी हुई है। पहला इमरजेंसी है, दूसरा पोस्ट इमरजेंसी, और तीसरा जो कि 2014 के बाद का है वो है नियो इमरजेंसी। तो इन 3 पोर्शंस में उन्होंने ये किताब लिखी है। लेकिन इनकी किताब का जो लॉन्च है वो कोइंसाइड कर रहा है कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी के साथ। और उन्होंने इमरजेंसी का जब ट्रेलर देखा तो मुझे एमजी देवसायम साहब ने बताया कि इस फिल्म में बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी कि इतिहास के बहुत सारी चीजें इमरजेंसी फिल्म में गलत दिखाई गई हैं। तो मैंने सोचा कि आज इन दोनों चीजों पर देवसायम साहब से बात करूं। देवसायम साहब से उनकी किताब के बारे में भी बात करेंगे, और साथ में कंगना रनौत की फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। तो देवसायम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत बहुत बधाई हो आपको इस किताब को लिखने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन जब इस किताब को पढ़ेंगी तो उनको पता चलेगा और वो कंपेयर करेंगे कि न्यू इमरजेंसी और इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। आपसे पहला सवाल यही करूंगी कि आपकी किताब का लॉन्च कोइंसाइड कर रहा है कंगना रनौत की फिल्म से। आपने मुझे कहा था कि कंगना रनौत का जो आपने ट्रेलर देखा है इमरजेंसी फिल्म का, उसमें गलत तथ्य परोसे जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में हिस्ट्री को, इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया है, गलत फैक्ट्स परोसे गए हैं उसमें? जी। मैंने वो ट्रेलर देखा है, अभी कुछ महीने पहले भी देखा है, अभी भी लेटेस्ट भी देखा है। लेटेस्ट में तो वो इंसिडेंट नहीं था। लेटेस्ट में तो था जयप्रकाश नारायण से स्टार्ट हो रहा है। जयप्रकाश नारायण ने जेल में बैठ करके जो चिट्ठी लिखा है इंदिरा गांधी को, तुम टाइगर को ऊपर सवारी कर रही हो तो टाइगर तुम्हें खा जाएगा। तो उसका जो विजुअल मैंने देखा था वो जेल का था, और जेपी जेल में था नहीं। मैं तो उस टाइम पे जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 26 जून 1975, मैं चंडीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। और वो मुझे जुलाई 1 तारीख को जयप्रकाश नारायण को मुझे कैदी बना करके दिल्ली में मुझे चंडीगढ़ में भेजा था। वो बीमार थे, वो डायबिटीज था उनका और कोई प्रॉब्लम था। तो इंदिरा गांधी का डायरेक्ट ऑर्डर्स था कि किसी किसी हालत में जयप्रकाश नारायण को जेल में नहीं रखा जाएगा, बल्कि चंडीगढ़ में एक नया सब जेल था विद ऑल फैसिलिटीज। हमने उसमें एयर कंडीशन कमरा वगैरह बनाया था, बड़ा पूरा फैसिलिटीज बना के रखा हुआ था। मगर इंदिरा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट ऑर्डर था कि किसी हालत में जेपी जेल में नहीं होना चाहिए उसको। इसलिए हमने पीजीए, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, तो एम्स जैसे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में है, वो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस में उसको हमने जेल डिक्लेयर करके, वो गेस्ट हाउस में वो डरे हुए थे। बीच बीच में जब उनका बीमार थोड़ा उनका तो हेल्थ थोड़ा खराब हो गया था, वो हॉस्पिटल में वार्ड में एडमिट कर देते। तो जेल में कभी नहीं था, मगर वो विजुअल मैंने देखा कि जेल का दिखा हुआ था। तो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक ये रियल कि वो गिरफ्तार तो हुआ था जेपी, मगर कभी वो जेल में नहीं था, तो वो विजुअल भी वो गलत है।
वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रिजन में था लेकिन इसलिए आपको क्यों लग रहा है कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म में गलत तथ्यों को क्यों दिखाया है? नहीं, उसका मैं कारण क्या है? ये तो देखा बीजेपी मैंने, मैं उसके पहले का मैंने ये देखा था कुछ महीने पहले, जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, तो उसमें था कि ये लिंक कर रहे थे कि जर्नैल सिंह भिंद्रावाले जो 1984 में अमृतसर का गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें उसका जो डेथ हुआ था, उसका टेररिस्ट वो ब्लेम करके वो कर रहे थे कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख टेररिस्ट। उसके बाद कुछ महीने के बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया था विद बॉडी गार्ड जो सिख पुलिस ऑफिसर थे। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उसी का और इसको मिला रहे थे। 1984 में 85 में जो 75 में जो इमरजेंसी था उसको और 84 के साथ मिला करके सिख सिख कम्युनिटी को टेररिस्ट दिखा करके, वो टेररिस्ट का और इंदिरा गांधी का लिंक है, तो टेररिज्म में लिंक है, इमरजेंसी और टेररिज्म में लिंक है, ऐसे एक कहानियां बना रहे थे। तो तब ये बाहर आया तो सिख कम्युनिटी प्रोटेस्ट किया, बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किए हैं पूरा हिंदुस्तान में, खासतौर पर नॉर्थ में, अभी तेलंगाना में भी शायद किए हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ये फिल्म जो है बैन होना चाहिए। तो उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर जो उसको लेकर के उन्होंने कहा नहीं, ये कई चीजें तुमने गलत की हैं, कई 18-20-25 पॉइंट दिए हैं जो इसका गलत है, उसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसको करेक्ट करो। पहले रिजेक्ट कर दिया था, फिर उन्होंने कंडीशन दे दिया है, उसे गलत करके अभी वो कई महीने से, ये तो मेरे ख्याल में 6-7 महीने से पहले ये फिल्म आ जाना था, तो अभी दोबारा आए। तो मेरा शक तो उसमें है कि ये कैसे इमरजेंसी 75 में हुआ था उसको सिख जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ कैसे लिंक किया जा रहा है। सिख कम्युनिटी का था, उसको कोई हाथ ही नहीं था इमरजेंसी की बात में, वो लिंक किया जा रहा है। इसलिए अगर ऐसे इतना भारी गलती एक हो सकता है, और भी गलती हो सकता है, तो इसलिए वो मगर पूरा फिल्म नहीं देखा। हम जब पूरा फिल्म जब देखेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने इमरजेंसी को कैसे डिपिक्ट किया है। दूसरा शक आने का ये है कि इमरजेंसी जो है एक मेरा जो है फैक्चुअल है, क्योंकि करीब 6 महीने जेपी मेरे तो थे। बिल्कुल आपने जेपी के साथ इंटरैक्ट किया है, आपके बहुत क्लोज इंटरैक्शंस जेपी से हुए थे, तो कंगना की फिल्म और आपकी किताब एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट होगा, जो सच आपने अपनी किताबों में लिखा और जिस झूठ को कंगना गलत तरीके से अपने फिल्म में परोसने की कोशिश कर रही है, क्या वो डिफरेंस स्टार्क नजर आएगा? क्योंकि उनकी फिल्म की रिलीज और आपकी बुक का लॉन्च कोइंसिडेंटली ऑलमोस्ट आसपास ही है। जी नहीं, मैं तो ये तो अभी नहीं कह नहीं सकता है, वो तो फिल्म तब तक मैंने देखूंगा वहां पे कैसे जेपी को डिपिक्ट किया गया है, तब तक मैं देखूंगा, वो ये नहीं कह सकता। मगर सरकमस्टेंशियल कह सकता हूँ। सरकमस्टेंशियल इसलिए कहता हूँ कि मेरा ये किताब लिखने का वो मोटिवेशन कैसे आया था, प्रोवोकेशन कहते हैं। तो पिछले जून 25-26 में जो इमरजेंसी का 50वां साल शुरू हो रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 25-26 जून 2024, ये जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अपना स्पीकर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, सारे इन्होंने इतना रौला बचाया कि 75-76 में हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी खत्म हो गया था, कत्लेआम हो गया था, तो इन्होंने उसको बचाया, या जनसंघ वालों ने, आरएसएस वालों ने बचाया। उन्होंने कई दिन बार अंदर बाहर के बाहर इतना रौला इतना रौला बचा रहे थे। फिर कांग्रेस वाले ने उसको जवाब दिया, तो इन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया 26 जून को ये कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। तो हमने सोचा भाई इतना रौला बचा रहे हैं कि इतना तो वो इमरजेंसी में हुआ नहीं है, आजकल उससे ज्यादा हो रहा है। तो ये मोटिवेशन तो इसलिए हुआ है। दूसरा,
शक। दूसरा शक ये था, मतलब उसको प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, जैसे वो इमरजेंसी में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, इन्होंने बचाया है। दूसरा, कंगना रनावत जो है बीजेपी का एमपी है, वो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन नहीं है। शी मे बी ए गुड एक्ट्रेस, आई डोंट नो, उनका तो फिल्म नो, शी हैज बीन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, और उसके हिसाब से इमरजेंसी की फिल्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कंगना रनौत ने बनाया है। वही, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो खुद एक्ट्रेस है, खुद डायरेक्टर है, वो सारे वो उन्होंने किए हैं, और खुद बीजेपी का एमपी है। अभी पिछली इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश से एमपी चुन के आए, मतलब बायस तो है। बिल्कुल। तो ये मेरे 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 क्या बीजेपी के अपने बॉसेस को खुश करने के लिए कंगना ने ये इमरजेंसी फिल्म बनाई है कि अब उनकी आगे की जो तरक्की है वो पूरी, ऐसा लग रहा है, इमरजेंसी फिल्म के आधार पर होगी, पॉलिटिकल करियर उनका टेक ऑफ करेगा? ये शक तो है, क्योंकि हिस्ट्री को आप इतने आसान से तमाशा नहीं बनाना चाहिए। हिस्ट्री जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। थी, मैं भी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स था, हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ा हूँ कॉलेज में। ग्रीक हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, रोमन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री जो असलियत में होना चाहिए, न्यू जनरेशन को पता नहीं 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद जनरेशन पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में 1975 में इमरजेंसी का एक चीज आया था और ये हुआ है। तो असलियत ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि इमरजेंसी को तो मैं पूरा खिलाफ था, इमरजेंसी जरूरत नहीं था, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं था। इमरजेंसी ने वो क्या नाम है, वो जो डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा धक्का दिया था, और बहुत गलती चीजें हुए हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं, जाति किए गए हैं, वो सारे तो कहानी है। वो तो असलियत में रियलिटी पिक्चर लोग सामने आना चाहिए। और एक बीजेपी रूलिंग पार्टी जो प्रोपेगेंडा में इंटरेस्टेड है, वो रियलिटी हिस्ट्री को हिस्टोरिक रियलिटी नहीं ला सकता है। मेरा ऑब्जेक्शन तो वो है। बाकी तो फुल फिल्म देखेंगे, उसके बाद मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं अब कंगना की फिल्म के से दूर जाकर अब आपकी किताब के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आपने इमरजेंसी के बारे में लिखा कि क्या कुछ उस दौरान हुआ, पोस्ट इमरजेंसी का आपने जिक्र किया, लेकिन जो तीसरा पार्ट है आपका, नियो इमरजेंसी, और वही इस समय देश की सबसे बड़ी चिंता है कि एक अघोषित इमरजेंसी है जिसमें कि सबसे बड़ी चिंता का विषय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, यानी कि चुनावी लोकतंत्र के बारे में क्या कहेंगे? जो आपने चीजें लिखी हैं, आपके हिसाब से सबसे सिग्निफिकेंट चीज इस किताब की क्या है जो पूरे देश को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए? 2-3 सबसे सिग्निफिकेंट चीज हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उस टाइम के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या था, अभी का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या है। 1975, 1977, अभी 2019, 2024, 1971 में जो इलेक्शन जो है, इंदिरा जी ने बड़ा जबरदस्त मेजॉरिटी से जीत किया है, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो कंटेस्ट किए हैं रायबरेली में, उनका जो कंटेस्ट, उनका जो खिलाफ जो था, वो इलेक्शन पिटिशन फाइल किया था राजनारायण ने। वो इलेक्शन पिटिशन का फैसला आया कि 1975 जून 12 में। इसके पहले ही इंदिरा जी का जो पॉलिसी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का, बाकी का जो है, एक वो प्रोटेस्ट चल रहा था पूरा हिंदुस्तान में, खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी में। और उसके बाद जेपी मूवमेंट बन गया था। वो जयप्रकाश नारायण बीच में आ गए थे, वो इनको मूवमेंट को लीड करना शुरू किया। वो जेपी मूवमेंट मतलब इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस गवर्नमेंट का खिलाफ चल रहा था, अपोजिशन चल रहा था कई स्टेट्स में। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा था। इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जून 12 तारीख
1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिए हैं कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड इसलिए किया है कि इंदिरा गांधी को कैंपेन करने में, कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में, कैंपेन फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम किया हुआ मिस्टर कपूर वो पार्टिसिपेट किया है। उस टाइम पे वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट मशीनरी को दुरुपयोग किया गया था, इसलिए वो इलेक्शन इंदिरा गांधी के इलेक्शन का सेट असाइड हो गया। प्रधानमंत्री का इलेक्शन सेट असाइड करना कोई आसान नहीं है, कर दिया क्योंकि हिम्मत था कोर्टों का। आजकल के कोर्ट के ऊपर कोई हिम्मत नहीं है। उन दिनों हाई कोर्ट था, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, उन्होंने जज ने देखा, मेरिट में डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो जेपी मूवमेंट जब चल रहा था, वो कहते हैं देखो अभी इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गए, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे वहां पे, उन्होंने कहा ठीक है एडमिट तो किए मगर आप एमपी तो बनते रहो, मगर पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल सकता। एक प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल सकता है, अगर ऐसे कोई ऑर्डर है तो प्रधानमंत्री रहने से फायदा क्या है। इसलिए जेपी मूवमेंट वाले ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई और जो लोग लीडर्स हैं, उन्हें कहा देखो आप रिजाइन करो। तो आंदोलन चल रहा था। 25 जून को बहुत बड़ा रामलीला मैदान में जबरदस्त 10 लाख करीब लोग थे। तो सारे वैसे ही सिचुएशन डेवलप हो रहा था, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। वो इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, ओके, इमरजेंसी हो गया, गलत हुए, कोई गलती से हुए, कई लोगों ने उन्होंने दुरुपयोग किए, खासतौर पर संजय गांधी ने दुरुपयोग किए। इंदिरा गांधी ने तो इतना तक दुरुपयोग नहीं किए। इंदिरा तो को जेपी को भी गिरफ्तार किया था, उसी दिन रात को जेपी को गांधी पीस फाउंडेशन से गिरफ्तार किया था, और पांच दिन के बाद जुलाई 1 तारीख को उनको चंडीगढ़ में भेजा गया था। आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ दिख रहा होगा सर, आपने उस समय का चुनाव देखा और आज का चुनाव भी आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी को डिक्टेटर बोला जाता था, उनको एक तानाशाह के रूप में देखा जाता था, उनको ये कहा जाता था वो शेर की सवारी कर रही हैं। लेकिन जो मौजूदा मोदी सरकार है उसको आप क्या देखेंगे? क्या मोदी जी इंदिरा गांधी से कई गुना आगे बढ़ चुके हैं या फिर वो अभी चीजें कंट्रोल में है? क्योंकि बार बार बीजेपी ये कहती है कि देखिए इमरजेंसी तो एक काला धब्बा था हमारे देश के लोकतंत्र पर, और वो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बताते हैं कि भाई हम तो डेमोक्रेसी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर, क्योंकि आपने ये किताब लिखी है इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस किताब को लिखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? हु वाज बेटर, इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल का बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। फिर 76 में पार्लियामेंट, जेपी का एक ही डिमांड था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, गलती की है, चलो अभी पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक से मैंडेट लो, वही डिमांड था। तो रिकंसिलिएशन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की रिकंसिलिएशन करने के लिए, मैंने भी काफी कोशिश की, जेपी को तैयार किया है, रिकंसिलिएशन होना था, मगर वो सब हटा हुआ है, वो तो दूसरा कहानी है, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। वो शेख अब्दुल्ला जी का भी कोशिश किए, लॉर्ड फेनर ब्रैक को भी कोशिश किए, वो काफी कोशिश हुए हैं, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ। 76 में वो इलेक्शन नहीं हो पाया, मगर 77 में पूरा प्रेशर में आकर के इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। जनवरी 1977 से 2 महीने का टाइम मिला, मार्च में इलेक्शन हुआ है। मगर मैं उस टाइम पर रिटर्निंग ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, वो तो ठीक है, वो तो दूसरा किस्म का, मैं रिटर्निंग ऑफिसर था पार्लियामेंट इलेक्शन का। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, वो उन दिनों में तो पेपर बैलेट का था। तो आपको पता है 2/3 मेजॉरिटी से जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस को पावर से निकाल दिया है। तो पब्लिक लोग वो चाहते थे, पीपल्स मैंडेट कैरी आउट हुआ है, ठीक है, मगर अभी वो नहीं हो रहा है। ये अभी इलेक्शन आजकल बिल्कुल 420 ही चल रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं।
एक मशीन लेकर के मशीन के अंदर पता नहीं आज का पूरे देश को इस किताब को पढ़ने के बाद क्या ये नहीं समझ में आएगा कि जब इमरजेंसी के दौर में फ्री और फेयर चुनाव हो सकता था, तो आज डेमोक्रेसी के पैरोकार बनने वाली बीजेपी आज ये फ्री एंड फेयर चुनाव क्यों नहीं करा पा रही है? आज इस सवाल को क्या हमें इस किताब के जरिए नहीं रेज करना चाहिए? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशंस को सब कैप्चर करके रखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन गुलाम बन चुका है। दिन में तो एक सिंगल मैन था, स्वामीनाथन ICS था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी तो 3 लोग बैठे हुए हैं। पूरा इंस्टीट्यूशन को गुलामी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कर ले वो करने दो, हम बात ही नहीं करेंगे, आप लोग भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। मीडिया डिस्कस करना नहीं चाहता। मैं मीडिया के बारे में बात करता हूं, आप मीडिया के हैं। उस टाइम पे मीडिया को ऊपर कंट्रोल था, सेंसरशिप था, बट मीडिया मरा नहीं था, जिंदा था। वो झुके नहीं थे, प्रोस्टेट नहीं कर रहे थे। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ, मुझे अभी भी याद है, जनवरी 18, 1977, दोबारा मीडिया इतना जबरदस्त बाहर आया है। इंदिरा गांधी वॉज रिप्ड इनटू पीसेस, और मीडिया ने लोगों को समझाया इश्यू क्या है, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो अभी सारे मीडिया गुलामों के पड़े हुए हैं। उन दिनों जो है ये ओलिगार्की के साथ नहीं था, 3-4 लोग ओनिंग द एंटायर मीडिया। अडानी अंबानी के पास मीडिया नहीं था, इंडिपेंडेंट था मीडिया। मीडिया वाज परफॉर्मिंग मच बेटर, इंडिपेंडेंट। अभी क्या मीडिया, वेयर इज द मीडिया? हम एक आर्टिकल नहीं लिख पा रहे हैं जी, मैं बता रहा हूं आपको। ईवीएम के बारे में हम रियलिस्टिक आर्टिकल नहीं लिख पा रहे हैं। अखबार, मैं अखबार नाम नहीं बोलना चाहता हूं, 3-4 अखबार रिजेक्ट कर दिया। यानी कि आपने इस किताब में उस डिफरेंस को दिखाने की कोशिश की है कि भले ही इमरजेंसी 1975 में लगी हो, लेकिन उस समय का जो मीडिया था, उस समय का जो पूरा तंत्र था, उस समय के इंस्टीट्यूशंस थे, वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, और इंदिरा गांधी जैसे व्यक्ति का भी चुनाव कोर्ट्स ने रद्द किया। आज क्या ये चीज संभव है मिस्टर देवसायम? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको जी। फिल्म कोर्ट रद्द नहीं किया, फिर पब्लिक ने निकाला, 2/3 मेजॉरिटी से हरा दिया। फिर 3 साल के बाद दोबारा इंदिरा गांधी को लाया। मतलब पब्लिक का पावर था, मैंडेट ऑफ द पीपल। अभी मैंडेट कहां प्रिवेल हो रहा है? तो चोरी किया जा रहा है। इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए बिल्कुल मुर्दा जैसे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम जो भी करें, जैसे भी करें। तो मेरे कहने मतलब है, वो तो इमरजेंसी में था, गलती से हुए थे। मैं उसका काफी क्रिटिसिज्म था, मैं गवर्नमेंट के अंदर तो बैठा हुआ था, तभी मैं क्रिटिसाइज करता था। अभी भी याद है, चौधरी बंसीलाल होते थे चीफ मिनिस्टर हरियाणा, मेरा चीफ मिनिस्टर थे, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर थे। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, क्योंकि मैं उनका डिस्ट्रिक्ट का पहले डिप्टी कमिश्नर था भिवानी का। तो लोग जाकर के उनके पास कंप्लेन करते थे, देखिए देवसायम जी बैठे हुए हैं, जेपी उनका प्रिजनर है, और वो गाले निकाल रहे हैं इंदिरा गांधी को, इमरजेंसी को गाले निकाल रहे हैं। तो बंसीलाल जी बोल रहे थे, करने दो, उसका काम भी देखो, उसका काम भी देखो, ठीक है, क्रिटिसाइज करना है तो करने दो। वो स्पिरिट से बात कर रहे थे वो लोग उन दिनों में। मगर अभी क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। कोई बात कर लो, जेल में डाल दिया, बगैर जेल में डाल दिया, कोई बेल नहीं है, वो कुछ नहीं है। सिविल सोसाइटी को तो खत्म ही कर दिया। सिविल सोसाइटी इज एनिमी। ये क्या डेमोक्रेसी को डिफेंड कर रहे हैं, और मैडम उसका फिल्म ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये खाली डेमोक्रेसी बोलने से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी तो असलियत में करना पड़ता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। नहीं, और आपने अपने आखिरी चैप्टर में ये सवाल किया है, वो चैप्टर का नाम ही है हु विल डिफेंड द डेमोक्रेसी। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आर फेलिंग, इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग, तो आज इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है?
पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी के बचाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो डेमोक्रेसी को तो बिजनेस समझते हैं, पावर में आने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, ये रिसोर्स कैप्चर करके एंजॉय करने के लिए। वो डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिक्स में नहीं है। डेमोक्रेसी तो पब्लिक के लिए है। वो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, आसमान का। वो पब्लिक का अगर डेमोक्रेसी नहीं है, अभी भी मुझे याद है अमर्त्य सेन, हिंदुस्तान का फेमस इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज वाला, वो कह रहे थे अगर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होता, आधा पॉपुलेशन भूखा से मर जाता। तो वॉइस को सुनने के लिए, पब्लिक को, यूथ के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। इसलिए पब्लिक और यूथ जो है डेमोक्रेसी के लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को ऊपर छोड़ने से डेमोक्रेसी को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, वो तो पावर में आने के लिए लगे हुए हैं। अभी अपोजिशन पार्टी को देखो, कांग्रेस पार्टी क्या कर रहा है? डेमोक्रेसी के बारे में कोई फिक्र है क्या? वो तो कोटा ले रहे हैं, हमारे इतना एमपी सीट मिलना चाहिए। तो ये पब्लिक के हाथ में है। ये अगर पब्लिक असर नहीं करेंगे तो ये डेमोक्रेसी ये वो तो वैसे ही मर जाएगा। बिल्कुल। और आपको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई इतनी बढ़िया किताब लिखने के लिए। और मैं रेकमेंड करूंगी कि सब लोग ये किताब पढ़ें। 3 पार्ट्स में ये किताब बटी हुई है, और इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी और न्यू इमरजेंसी 329 पेजेस है केवल। आराम से ये किताब कोई भी पढ़ सकता है, बहुत आसानी से ये किताब खत्म हो जाएगी। अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो 2 या 3 दिन मुझे लगे थे इस पूरी किताब को खत्म करने में, और कुछ पोर्शंस में अपना टाइम डिवाइड करके। लेकिन ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसको जरूर पढ़ें। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई मिस्टर एमजी देवसायम। थैंक यू सो मच for joining, and also for writing a beautiful book. And I'm sure viewers will learn a lot, and they will be able to make out the difference between the emergency of 1975 and what's happening currently. Thank you so much, sir. Thank you.